हिंद। मैं आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपके लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो कि आपका ही प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है। ये पूछा गया है आरपीएफ में, मतलब रेलवे बोर्ड में ही पूछा गया है। एसआई में 2 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेके आई हूँ और ये आपके लिए काम करेगा। आपके आरपीएफ जो बचे हुए कांस्टेबल के पेपर हैं, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल में। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था अतुल ने 173 कुर्सियां बेची और उसे 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब यहाँ पे मैं तो बिना पेन पेंसिल के कर दूंगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे पेन यूज करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे जब आपको दिख रहा है ये 173 कुर्सियां बेची ना, तो जितना बेचता है इसको हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको आप मान लीजिए सेलिंग प्राइस। उसके बाद ये जो 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य पर क्या मिल रहा है, लाभ हो रहा है। तो अब ये जो 73 क्या है, ये लाभ है, तो प्रॉफिट इसको मान लीजिए, ये आप प्रॉफिट मान लिए, ठीक है। अब आपको पता चल गया सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट पता चल गया ना, तो लाभ प्रतिशत होता क्या है, लाभ प्रतिशत होता है कि जितना भी प्रॉफिट हो मल्टीप्लाई 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपका सेलिंग प्राइस 173 है और प्रॉफिट 73 है, तो क्या आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता चलेगा? पता चल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कैसे पता चल, 173 में 73 माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 73 बटे 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो यहाँ आपका 73 क्या आ जाएगा, 73 आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। इसको आप बिना पेन पेंसिल के यूज किए, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन रखिए तभी सिलेक्शन होगा। दिमाग में कैलकुलेट करिएगा इसको कि 173 अगर सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस तो 100 होगा। जब कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 73 क्या आ जाएगा, आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया वो फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर ना दे करके डायमीटर दिया है, तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7 और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 9, जब ऊपर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 71028 आ जाएगा हमारा 7128 डिवाइड 7। जब इसको पूरा कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1018.2 समथिंग ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा अगर आपका डाटा 18 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में ऑप्शन नंबर ए को बोला गया है कि करेक्ट है। तो अब ये किस हिसाब से करेक्ट है, अब आप देख लीजिए, यहाँ पे यही चीज वहां एग्जाम में गलती हुई है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे में तय करता है और कुछ अतिरिक्त दूरी को 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे में तय करता है। तय की गई कुल दूरी के लिए औसत चाल पता करना है। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटे समय, ठीक। तो अब हमें पता ही नहीं है कि दूरी कितनी है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि कुल दूरी कितनी है। तो देखिए ये स्पीड है और ये टाइम है, ठीक। स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, दूरी आती है। तो 4 7 जा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक। इस चीज की दूरी मतलब पहले वाले की दूरी, और दूसरे केस में दूरी कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 हो गया। तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी कितनी हो गई, 32 हो गई। अब 32 कुल दूरी हो गई और कुल समय कितना हुआ, 7 घंटे प्लस 2 घंटे कितना हो गया, 9 घंटे। तो 9 घंटे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 3 सही 5/9, ठीक है। 3 सही 5/9 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है और भूखंड के प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी है। वर्ग के आकार का है यानी कि स्क्वायर के आकार का भूखंड है। जब भूखंड स्क्वायर के आकार के है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम जानते हैं कि इसकी जो भुजा हो जाएगी वो इसका, अगर हम स्क्वायर निकालेंगे ये किसका स्क्वायर है वो पता चल जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे ए ये मान लीजिए भुजा है
और भुजा ही हमें पता करना है। इसका स्क्वायर देखिए 15876। अब हम इसको देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, किसका स्क्वायर है। तो इसको ऐसे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ऐसे यहाँ पे आपको क्या करना है, पेयर कर देना है और यहाँ पे 1 अकेला रह जाएगा। 1 1 जा क्या होता है, 1 1 जा 1 ही होता है, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 1 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 और फिर यहाँ पे 1, देखिए वहाँ पे अगर हम 1 लिखेंगे तो 21 1 जा 21 ही होता है, लेकिन यहाँ पे 2 लिखेंगे तो देखिए 22 2 जा 44 हो जाएगा। ये 58 ऐसे उतरेगा और 44। अगर हम यहाँ पे 23 और 3 से मल्टीप्लाई करते कितना आता, 3 2 जा 6 69 एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा, ठीक है। तो अब 1 2 करके इसका ये जिसका भी स्क्वायर होगा ये 1 2 करके आएगा। तो 1 2 करके तो ये 2 आ रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम 8 8 जा करते हैं तो यूनिट डिजिट में क्या आता है, यूनिट डिजिट में 4 आता है। यहाँ यूनिट डिजिट में 6 आपको दिख रहा है। जब 6 दिख रहा है तो आपको मान लेना है कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, क्योंकि अगर 6 6 जा क्या होगा, 6 6 जा 36 होगा तो उसकी भी यूनिट डिजिट में 6 आएगा और यहाँ भी यूनिट डिजिट में 6 आएगा। और आपने यहाँ पे स्क्वायर को चेक कर लिया है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है ना हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिया और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय इतने रुपए में किया, ठीक है, निवेश किया। वर्ष के अंत में उसे 7500 रुपए के कुल लाभ में से प्रिया का जो हिस्सा है वो कितना है, इतना है। तो आयुषी को निवेश किसने, आयुषी ने कितना निवेश किया था ये पूछा है। तो आयुषी ने कितना निवेश किया था तो ये पूछा है, ये कैसे आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो आपका हिस्सा है वर्ष के अंत में जो लाभ है और जो ये प्रिया का हिस्सा है उसका रेशियो कितना आता है। देखिए प्रिया का हिस्सा कितना है, 1800 है और पूरा लाभ कितना है, पूरा लाभ है 7500, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना आ जा रहा है, इसका रेशियो आ रहा है 3 6 जा और 3 2 जा 3 5 जा, मतलब यहाँ पे 6/25 ये है लाभ का रेशियो, ठीक। तो लाभ का रेशियो ये है। अब इसका मतलब कि ये जो लाभ है, लाभ तो उसी प्रोपोर्शन में मिलता है जिस प्रोपोर्शन में जिसने निवेश किया होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो उसी प्रोपोर्शन में मिला तो ये टोटल निवेश कितना हो जाएगा, टोटल निवेश 25 यूनिट बराबर हो जाएगा। 25 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 45600 आ जाएगा, ठीक। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 45600/25। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किसको करेंगे, मल्टीप्लाई उस वाले यूनिट को करेंगे जो हमारी आयुषी का आएगा ना, जो हमारी आयुषी का आएगा। तो आयुषी का कितना यूनिट हो जाएगा, 25 में से 6 हिस्सा अगर हटा देंगे तो जो बाकी बचा निवेश का पार्ट रहेगा वो आयुषी का रहेगा। तो 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 यूनिट आ जाएगा। तो 19 यूनिट का आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 19 कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पे काट दे रहे हैं तो 4 आ जा रहा है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट आप मल्टीप्लाई करिए, पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। 4 5 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 19, इतने बड़े को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए 6 4 जा 24, 4 यूनिट आ जाएगा ना लास्ट में, उसके बाद 9 4 जा 36, इसका मतलब यूनिट डिजिट में जो आएगा 6 आएगा। अब यहाँ हम ऑप्शन में देखते हैं जिसकी यूनिट डिजिट में 6 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो यूनिट डिजिट में जिसके 6 है वो ऑप्शन नंबर सी में है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने यहाँ पे बना के लिखा है, सेम ऑप्शन आपके एग्जाम में आया था, सेम ऑप्शन मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको समझाया है ताकि आपका वहाँ पे लिखने में क्वेश्चन को एक एक चीज़ बनाने में टाइम ना लगे, ठीक है, टाइम बचाना है आपको औरों से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 संख्याओं का औसत 20 है, इसमें से 5 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत पता करना है। देखिए क्या होता है, योग बटे जितनी संख्या होती है
और बराबर क्या होता है, औसत के होता है। ठीक है, ये आप जानते हो। ठीक, जितने पद होते हैं। तो यहाँ पे कितनी संख्या है, 8 है, और औसत कितना है, 20 है। तो इसका योग क्या हो जाएगा, 8 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 8 संख्याओं का योग हो जाएगा 20 × 8 बराबर 160 हो जाएगा। ठीक है, 160 हो गया योग 8 संख्याओं का। ठीक, मैं लिख के बता रही हूँ, पर ये बिना लिखे वाला क्वेश्चन है। ठीक, बिना पेन पेंसिल चलाए आप कर सकते हो। और 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 16 पंचे कितना हो जाएगा, 16 पंचे हो जाएगा 80। ठीक, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग 80 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बची कितनी संख्या, 3 संख्याओं का योग हमें पता चल जाएगा 80 है। तो योग तो 3 संख्याओं को पता चल गया है। अब औसत निकालने के लिए इसी 3 संख्या से हम जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, और 3 6 जा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर 3 6 जा 18, फिर 6 जा करके ऐसे ऐसे जाता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके 67 लिख देंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको बिना पेन पेंसिल उठाए भी कर सकते थे बड़े आराम से। अरे भाई, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जान जाओ कि ये 160 होता है और ये 160 होता है, और ये क्या, इसका मल्टीप्लाई करने पे 80 आएगा। अरे भाई, माइनस करोगे तो 80 आएगा, और 80/3 कर दोगे। ठीक है, बिना लिखे आप कर सकते हो। भाई, मुझे यहाँ समझाना रहता है इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। आप बिना लिखे भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खोखले गोलाकार खोल को 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गोलाकार कह रहा है। गोलाकार का मतलब अपने दिमाग में बना लीजिए कि कोई एक गेंद है। ठीक है, गेंद जो बॉल हम लोग खेलते हैं। ठीक है, बॉल है कोई, तो वो क्या है, स्फीयर का शेप है। ठीक, तो स्फीयर का शेप और खोखला बॉल हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो इसकी आंतरिक त्रिज्या, जो कि आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दी गई है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई गेंद है, उसका यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या दिया गया है 2 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर। गेंद है ये। ठीक है, सर्कल नहीं बनाया मैंने, गेंद है। ठीक, तो उस खोल का भार पता करना है। मतलब जो खोल उस पर चढ़ी है, जिससे बना है, तो उसका भार कैसे पता करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको भार यहाँ पे ग्राम में दिया गया है और पूछा केजी में है, तो इस बात का भी ध्यान देना है। तो हमें 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। क्यूबिक सेंटीमीटर अब आपने यहाँ देख लिया, इसका मतलब आपको निकालना है आयतन। आयतन किसका निकालना होगा, खोखले गोले का आयतन निकालना होगा। खोखले गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो r क्यूब कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल की जगह हम क्या करेंगे, कैपिटल की जगह कैपिटल वाला लिखेंगे, कैपिटल वाला 4 लिखेंगे। पाई की जगह 22/7, और यहाँ पे देखिए, ये जब हम 4 क्यूब करेंगे और -2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करने पे आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 56 आ जाएगा। तो ये 1 क्यूबिक का है। ठीक है, ये 1 क्यूबिक का है। तो ये इतना क्या हो गया, इतना वॉल्यूम आ गया। तो आप क्या करें, 1 क्यूबिक में ये 6 ग्राम हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हम पता चलेगा कि इसका पूरा भार कितना है। तो 6 ग्राम हमने मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम में। ठीक, तो अभी यहाँ पे ग्राम में है, हमें किलोग्राम में पता करना है, तो क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, आप कुछ नहीं करना, अब सिर्फ और सिर्फ आपको काटना है। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 7 8 जा हो जाएगा। उसके बाद अब आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए सारी यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो इस यूनिट डिजिट से मैच करना है। कैसे, 4 4 जा 16, 4 देखिए, ये देखिए 2 और 2 4 हुआ, 4 4 जा 16 का 6 आप ले लीजिए, 6 8 जा 48, मतलब कि हमारा जो यूनिट डिजिट होगा उसमें 8 होगा। अब यहाँ पे 8 कौन से यूनिट डिजिट में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही करेक्ट होगा। ठीक है, पूरा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, पूछा था एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए शुरुआती बिंदु से वापस लौटता है। उसे इस प्रकार कुल
3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। मतलब कोई व्यक्ति है वो पैदल जाता है और कार से क्या करता है, लौटता है। कुल टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 3 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 7/2। ठीक है, अब 7/2 कैसे आता है, देखिए 3 घंटे प्लस 30 मिनट को भी अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे 1/2 हो जाएगा और ये 7/2। तो 7/2 घंटे का टोटल टाइम लगता है पैदल और कार से लौटने में। अब कह रहे हैं कि दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर उसे 3 घंटे कम समय लगते हैं। अगर क्या करता है कि जाते टाइम भी कार का यूज़ करता है और लौटते टाइम भी कार का यूज़ करता है तो उसे 3 घंटे कम समय लगते हैं। 3 घंटे कम समय लगते हैं का मतलब कि 3 आवर 30 मिनट में अगर 3 घंटे कम समय लगे तो 30 ही मिनट हुए ना। 30 मिनट में क्या करता है, कार से जाता भी है और वापस आता भी है। तो 30 मिनट मतलब 1/2 घंटे। ठीक, 1/2 घंटे। अब यहाँ से कह रहा है कि दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। ये 2p पूछ रहा है, 2p पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम क्या कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इस 2c की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो c कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा ना। अब यहाँ करेंगे, इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, p बराबर हो जाएगा 7/2 माइनस, अब ये क्या होगा 1/4 इधर जाएगा और यहाँ 2 ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा आपका 13/4। 13/4 क्या आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे 2 कर दीजिए, इधर 2 कर दीजिए, तो 2p ही पूछा था। ठीक, तो इतने घंटे उसे आने जाने में लगेंगे पैदल। ठीक, अब इस पैदल को तो हम कन्वर्ट करते हैं तो 6 घंटे और आधे मिनट हो जाएगा, आधे घंटे हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये है 81 और ये डिवाइडेड 3 है, ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई 40/8 है, प्लस 34/2 है, मल्टीप्लाई 9 -7 है। सबसे पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। जब 9 में से 7 गएंगे तो 2 आ जाएगा, जब यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 34 बचेगा और उसके बाद 8 से जब 5 बार जाएगा कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे 5 आ गया आपका तो ये 34 में 5 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 39 आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा कितना आ जाएगा, 39 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है यूनिट डिजिट मिलानी है। 9 3 जा कितना होता है, 9 7 जा 63 होता है ना। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या हो जाएगा, 3 आएगा। तो इसमें से जिसके भी यूनिट डिजिट में 3 आ रहा है वही करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए, 2000 रुपये पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अवधि निकालना आना चाहिए। अवधि क्या है यहाँ पे, 14 फरवरी 2023। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि 2023 लीप ईयर है कि नहीं लीप है। तो लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 से नहीं कटता, तो लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब कि फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। अच्छा, 14 फरवरी, तो क्या करेगा, 28 में से 14 को अगर आप माइनस वैसे करते हैं तो क्या होगा, 14 आएगा। मतलब फरवरी में 14 दिन गिने जाएंगे, बाकी बचे 14 दिन गिने जाएंगे। फरवरी, फिर मार्च और उसके बाद अप्रैल। मार्च में टोटल डेज कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। और अप्रैल में ये देखिए 28 दिन तक, अप्रैल का 28 दिन तक। इन सबको क्या करेंगे, आपस में प्लस कर लेंगे तो हमारे टोटल डेज आ जाएंगे। टोटल डेज कितने आ जाएंगे, देखिए 8 4 12 1 13, यहाँ पे 3 3 6 1 7, 73 डेज टोटल डेज आ गए। ठीक है, अब इस डेज को हम क्यों हमें कन्वर्ट करना है ईयर में, क्योंकि यहाँ पे वार्षिक ब्याज है। ठीक है, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 73 को हम क्या करेंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे, इतना ईयर हमारे क्या आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए रेट आपको 6.25% दिया गया है। 6.25 का मतलब होता है
6.25 का मतलब होता है 6 सही 1/4, ठीक है, 6 सही 1/4। अब ये देखिए ये 25 है ना, तो 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 25% को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1/4 आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो 4 6 24 है, 25/4%, ठीक। तो इतना रेट आया। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह हम 2000 लिखेंगे, 2000 हमने लिख लिया। रेट की जगह क्या लिखेंगे, 25/4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100। उसके बाद यहाँ पे जो टाइम आया है 73 मल्टीप्लाई 365, ठीक। अब चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। काट देते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, ठीक है, 5 बार में जा रहा है। और उसके बाद 5 4 जा यहाँ पे 20 हो जाएगा, दोनों ये कट गया। और उसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 25। तो सिंपल इंटरेस्ट जो कि साधारण ब्याज पूछा था वो कितना आया, 25 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 रुपये पर केजी कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को 90 रुपये पर केजी कीमत वाले 63 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि जो मिश्रण हो वो 96.6 रुपये पर केजी पर बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पे अलग अलग केजी के चावल हैं और अलग अलग उनका दाम है, उनको मिला करके इतने रुपीस में बेचा जा रहा है, जिससे उनको 15% का लाभ हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से पकड़ लेना है, ठीक है। 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 15/100, ठीक, यही होता है ना। इसका मतलब अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है तो उसको 115 रुपये में बेची होगी, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसको चलिए आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 2 जा हो जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा, तो इतना यूनिट क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस तो आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 96.6, तो ये इक्वल हो जाएगा 96.6 केजी के, ठीक है। आप यहाँ पे एक यूनिट बराबर आप निकाल लेंगे, एक यूनिट 96.6/23, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.2, ठीक है, 4.2 रुपीज़ पर केजी आ जाएगा, ठीक है, रुपीज़ पर केजी है, ठीक। तो अब ये क्या आ गया, ये 4.2 रुपीज़ पर केजी आपको एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई। जब एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो यहाँ पे 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4.2 मल्टीप्लाई 20 बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 84 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जितने में आपने इन दोनों अलग अलग प्रकार के चावल को मिला करके खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलिगेशन मेथड आप अप्लाई करेंगे। 70 रुपये पर केजी के कोई एक्स वाले चावल रहे होंगे, एक्स केजी के चावल रहे होंगे, और 63 केजी वाले जो चावल रहे हैं वो 90 रुपीज़ के हैं। दोनों को मिला करके कितने रुपए में खरीदा गया है, 84 रुपीज़ में खरीदा गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस करने पे आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे माइनस करने पे आ जाएगा आपका 14, मतलब डिफरेंस पता करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 2 3 जा हो जाएगा, 2 7 जा हो जाएगा। और उसके बाद देखिए x और 3 है ना, तो x/3 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 63/7, ठीक। तो 3 का यहाँ देखिए 7 9 जा हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 3 जा 27, तो 27 कितना, 27 केजी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो केजी पूछ रहा था वो हमें पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 को आप बिना पेन पेंसिल उठाए भी कर सकते हो, बस इसका थोड़ा सा ट्रिक पता होना चाहिए। उससे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। सेल के दौरान राघव ने 50 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 78% छूट पर और 100 रुपये अंकित मूल्य की एक पेन को 8% छूट पर खरीदता है, तो सेल के कारण उसे कितना की बचत होती है, ठीक है। तो बचत तो वही होगी जितनी छूट होगी ना, तो हमें छूट काउंट करनी है। 50 का 78% निकालने से अच्छा है कि आप 100 इसको मान लीजिए और 78 को आधा कर दीजिए। अब देखिए 50 का अगर आप 78% निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे
करेंगे ना, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर हम ये कह रहे हैं आपसे कि आप 50 को 100 मान लीजिए, जब आप 50 को आप 100 मान लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे तो 100 रहेगा ही 100 रहेगा, और ये 78 को ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और हम ये कह रहे हैं कि आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 से ना। देखिए यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, कुछ उस तरह से फर्क नहीं पड़ेगा, तो छूट आपकी निकल जाएगी। तो इतना करने से अच्छा है कि आप इसको समझ लीजिए कि 100 है, ये 100 है, और उसके बाद 78 को हाफ कर दीजिए। जब आप 78 को हाफ कर देंगे तो आपको छूट पता चल जाएगी। छूट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 39 रुपीज़ क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी, ठीक है। इस केस में 39 रुपीज़ हो गई। बिना पेन पेंसिल उठाए आप कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे आपको समझाना है ना, इसलिए उठाना पड़ रहा है। अब 100 रुपये यहाँ पे अंकित मूल्य है, 8% छूट है। अब भाई 100 में जब 8 छूट है तो 8 ही तो गिना जाएगा, 8 ही तो बचत होगी। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 47, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो अभी अगर इसको इस मेथड से करेंगे तो फिर काटेंगे पीटेंगे, इतना काटने पीटने से अच्छा है इसको 100 मान लीजिए, इसको आधा कर दीजिए, ठीक। चलिए इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हो तो, क्योंकि यहाँ पे मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बताती हूँ ताकि आपका समय बचे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 संख्याओं का औसत 20 दिया गया है। अब देखिए एक ही सेट में ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन डिजिट बदल दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 8 संख्याओं का औसत 20 है और इनमें से 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, 8 और 12 कितना हो जाएगा, 8 संख्याओं का तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे योग, ठीक है। 8 संख्याओं का योग, ठीक है, 8 संख्याओं का, और 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा 5 संख्याओं का योग, ठीक है। अब बची कितनी संख्या, 3 संख्या बची, तो कितना माइनस हो जाएगा 100, 100/3, 100/3 करेंगे तो औसत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में प्रांजल की प्रतिमाह औसत आय इतनी थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक है। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रतिमाह औसत आय इतनी है तो मई से दिसंबर तक प्रांजल की औसत आय पता करनी है। तो अब देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आप करने बैठ जाएंगे तो कैलकुलेशंस आप करते ही रह जाएंगे। क्या करना है, कैलकुलेशन छोटा करना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो समय बचाना है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रथम 3 महीनों का औसत आय इतना है, तो जो योग हो जाएगा 3 महीनों में, इसमें मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा 3 का, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, योग में। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, ये 3 महीनों का क्या हो गया, 3 मंथ का योग आ गया, ठीक है, योग का यूनिट डिजिट आ गया, ठीक। अब यहाँ पे कह रहे हैं अप्रैल, तो अप्रैल का यहाँ पे होगा, ठीक है, अप्रैल का योग का यूनिट डिजिट क्या होगा, कैसे, ये देखिए अप्रैल में क्या कह रहे हैं 50% अधिक है, तो इससे 50% अधिक है, अगर इसका 50% करेंगे तो 8 की जगह 4 आएगा ना, 4 आएगा और उसी को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसके यूनिट डिजिट पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का योग जो हो जाएगा, मतलब कि 3 महीनों का और अप्रैल तक का योग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाकी बचे कितना, बाकी बचे मई से लेकर के दिसंबर तक के महीने, ठीक है। और यहाँ पे टोटल क्या कह रहे हैं, पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय कितनी, इतनी है, तो इसका मतलब कि 12 से मल्टीप्लाई होगा 8 में ना, तभी तो पूरे महीनों का आएगा ना। तो पूरे महीनों का अगर हम 12 से मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो इसके यूनिट पे क्या आता है, इसके यूनिट पे 6 आता है ना, और यहाँ पे भी यूनिट पे 6 आया है, इधर भी यूनिट पे 6 आया है, और मई से दिसंबर तक में क्या करेंगे, इधर जब जाएगा तो 6 में से 6 इधर घटेगा ना, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में यहाँ पे 0 है वही आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि यही एक ऐसा आंसर है, ऑप्शन दिया गया है जिसमें 0 यूनिट है। तो इतने शॉर्ट मेथड को जानने के लिए चैनल से जरूर जुड़ जाइए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन करना है इसका, 33 डिवाइड है, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो 3 आता है, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 9 हो जाएगा माइनस, और 3 4 ज़ा यहाँ पे 12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन, बेलन यानी कि सिलेंडर, शंकु यानी कि कोन, ठीक है, कि ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात भी दिया गया है और बेलन का आयतन दिया गया है, तो शंकु का आयतन पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले शंकु लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम शंकु के आयतन का फॉर्मूला लिख देते हैं। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अच्छा शंकु के आयतन का हो गया। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे शंकु का आयतन तो पूछा है, शंकु का आयतन पूछा है और बेलन का आयतन दिया गया है, तो बेलन के आयतन के आगे हम बेलन के आयतन का, अब इस तरह से क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आर, क्या आर की जगह क्या करेंगे, आर की जगह त्रिज्या लेंगे और त्रिज्या किसकी लेंगे, शंकु की लेंगे। तो शंकु की त्रिज्या 7 है, तो 7 × 7 करेंगे क्योंकि 2 बार है, और हाइट कितना है 4, ठीक, हाइट 4 है। अब यहाँ पे देखिए ये अब किसका, अब यहाँ पे हमें रेडियस लेना है, मतलब त्रिज्या लेना है। त्रिज्या किसकी लेनी है, बेलन की लेनी है, क्योंकि मैंने बेलन का फॉर्मूला नीचे लिखा है। तो त्रिज्या कितना दिया गया है बेलन का, 3 दिया गया है, तो 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई उसके बाद यहाँ पे शंकु का क्या, सॉरी बेलन का क्या, बेलन का ऊंचाई लिख लेंगे, बेलन का ऊंचाई भी यहाँ पे 3 है, ठीक। चलिए अब ये इक्वल हो जाएगा x/x बोल देते हैं उसके आयतन को, शंकु के आयतन को, और 180, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये 9 हो गया। अब यहाँ पे 9 हो जाएगा, उसके बाद फिर ये कट जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 7 7 जो 14, 9 × 4 और 40, ये हो जाएगा x। x बराबर देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 0 आ रहा है ना लास्ट में, तो हम 0 आ रहा है तो बिना कुछ देखे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। 6 बक्सों का औसत वजन 14 kg है और पहले बक्से का वजन शेष बक्सों के वजन का 1/5 भाग है। पहले बक्से का वजन कितना होगा ये पता करना है। तो कंडीशन क्या दी गई है, पहला बक्सा है और शेष बक्सा है। तो पहला बक्सा क्या है, पहले बक्से का वजन 1/5 भाग है किसके, शेष का। तो शेष अगर 5 है तो पहला बक्सा 1 है ना, इतना वजन है। तो टोटल वजन कितना हुआ, टोटल वजन हुआ 6 यूनिट ना, 6 यूनिट हो गया। और यहाँ से टोटल वजन कितना आ रहा है, 6 और 14 कितना हो जाएगा, 84 आ जाएगा, ठीक है, 84 आ जाएगा। अब 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर यहाँ पे 14 kg आ जाएगा, ठीक है। और 1 यूनिट किसका है, पहले वाले का है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 18 कह रहे हैं, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या, ये 6 अंक की संख्या है, में अगर जोड़ देते हैं तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब इस अंक को क्या करना है, 11 से पूर्णतः डिवाइड करवाना है। तो अब यहाँ पे देखिए 11 से विभाजकता का नियम क्या होता है, नियम ये होता है कि जो भी यहाँ विषम संख्या पे है, विषम नंबर पे है, विषम स्थान पे है, उसका क्या करेंगे हम जोड़ करते हैं। तो कितना हुआ, 8 1 9 हो गया, 9 3 12 हो गया। तो विषम संख्या का जो जोड़ है 12 आ गया है, और सम संख्या का जोड़ देखिए कितना आया है, 9 आया है, ठीक है, 9 आया है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है 11 से विभाजकता में, कि दोनों का, सम संख्या का जो जोड़ हो, विषम संख्या का जो जोड़ हो, दोनों का डिफरेंस या तो 11 से भाज्य हो ना, 11 से भाज्य हो, मतलब 11 के पहाड़े में आता हो, या फिर इन दोनों का डिफरेंस 0 आता हो, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 0 कब आएगा, जब हम 9 में हम 3 और जोड़ देंगे, मतलब इस संख्या में हम 3 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाए, मतलब 0 की जगह हम 3 लिख देंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 - 12 0 आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या पूछा था, तो सबसे छोटी संख्या 3 ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट दी
और फिर उतने ही सम मूल्य में एक और छूट दी। उतने ही सम मूल्य का मतलब ये होता है D% अगर एक बार छूट दिया फिर अगेन उसने D% ही छूट दिया, ठीक है। तो उसके बाद टोटल छूट के बाद कितने रुपए में बेचा, 630 रुपए में बेचा। उसका मार्केट प्राइस अंकित मूल्य दिया गया है 700 रुपए, तो डी का मान पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अंकित मूल्य में से अगर हम 630 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल छूट आ जाएगा। तो टोटल छूट यहाँ पे कितना दिख रहा है डिफरेंस में, यहाँ दिख रहा है डिफरेंस में 70 दिख रहा है ना। अगर 70 का हम परसेंटेज निकालेंगे तो 70/700 ही तो करेंगे ना, 70/700 ही तो करेंगे, यही छूट परसेंटेज होगा क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10%। 10% क्या आएगा, डी नहीं आएगा, 2 बार डी आएगा, यहाँ पे 2 बार डी आएगा ना, टोटल छूट आ रही है। तो दोनों टोटल छूट सम मूल्य में है, मतलब 10% का आधा क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसको आप बिना पेन पेंसिल चलाए भी कर सकते थे, लेकिन अब हमें तो समझाना होता है तो हमें पेंसिल चलाना ही पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम तो यहाँ सॉल्व करते जाएं, फिर क्या हो कि सामने आप समझने में दिक्कत हो, तो हम तो यहाँ समझाने के लिए है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% का मतलब मान लीजिए कोई संख्या x रही होगी, इसका 20% मतलब 1/5, ठीक है। तो क्या है कि 530 के 20% से 180 अधिक है, तो मतलब कि 530 का 20% कितना हो जाएगा, 106 होगा। कैसे होगा, देखिए 530, अब इसका 20% मतलब यहाँ पे 5 करेंगे और यहाँ पे 106 आ जाएगा, ठीक है। 106 से कितना अधिक है, 180 अधिक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, 106 बराबर कितना आ जाएगा, 180, ठीक। तो 180, अब यहाँ पे 106 प्लस कर देंगे, आ जाएगा इतना, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, ये आ जाएगी संख्या, कितनी आ जाएगी, 6 5 जा 30, 8 5 जा 40, यहाँ पे 3 आ जाएगा, हाँ अभी फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 2 जा 10 और 14, कितना आ जाएगा 1430, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 180 अधिक है, इतने के 20%, इतने का 20% ये है ना, इससे कितना 180 अधिक है, मतलब दोनों का जो डिफरेंस आ रहा होगा वो 180 आ रहा होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करें। क्या है यहाँ पे, 0.1 है और 4 के ऊपर बार है, ठीक है, प्लस 0.2 है और 3 के ऊपर बार है, प्लस 2 है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 2 सब में है, ठीक है, 2 तो आएगा ही आएगा, प्लस 2 आगे हम लिख देते हैं, फिर प्लस करते हैं। अभी देखिए ये 14 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 2 डिजिट है ना, तो पहले हम ऐसे कर लेते हैं और 14 हम लिख देते हैं, पहले 14 लिखा है तो 14 लिख देते हैं। तो अभी देखिए 14 के ऊपर बार है ना, एक डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए हम एक बार 9 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। और माइनस, और जो संख्या यहाँ पे लिखी हो, क्या संख्या लिखी, 1 लिखी है ना, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस, यहाँ पे प्लस है। अब सेम इसी तरह से हम यहाँ पे 23 लिखेंगे, जो संख्या यहाँ लिखी है, क्या लिखी है, 2 लिखी है, तो -2 कर देंगे। और देखिए एक संख्या के ऊपर क्या है, बार है, एक संख्या, और एक संख्या यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या खाली है, एक संख्या खाली है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13/90। अब बेस तो सेम है, तो क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कंबाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हो जाएगा 2 सही 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, 2 सही 34/90। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, ठीक है, पहले वर्ष में इसमें 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप बिना पेन पेंसिल के लगाए भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मुझे तो यूज करना ही पड़ेगा। देखिए अब टोटल परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पे 30 है और ये 40 है, 30 अरे यार
अब देखिए कैसे करना है इसको। यहाँ पे 30 है और ये 10% है। कितनी वृद्धि हुई है टोटल? यहाँ पे 43% की वृद्धि हुई है। कैसे? देखिए 30 हो गया प्लस 10 प्लस 30 मल्टीप्लाई 10/100, तो कितना आ जाएगा? 43% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यही 43 इस 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आंसर बताएंगे। देखिए इसमें लास्ट में यूनिट डिजिट 3 है, ठीक है, तो 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है। दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 9 है, लेकिन अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं 13 जब 169 होता है तो 169 डी वाले ऑप्शन में है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 13 43 मल्टीप्लाई होगा ना, 13 और 43 मल्टीप्लाई होगा तो 169 से कुछ ज़्यादा आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। बिना मल्टीप्लाई किए आप इसको टिक कर सकते हैं, बिना पेन पेंसिल उठाएं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आप यहाँ से देख लीजिए कि 43% है, और 43 को आप ध्यान करिए कि 43 का अगर 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 तो नहीं आने वाला है, उससे अधिक आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं जो ट्रिक्स अप्लाई कर रही हूँ ये बिल्कुल हटके है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे डिवाइड है, और सबसे पहले हमें क्या करना होता है? ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ये भी एक ब्रैकेट है, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, क्योंकि 14 से डिवाइड करेंगे 7 से 2 ही आएगा, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। जब यहाँ पे आपका 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, इस 2 से इस 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये 16 का ये आपस में तो हम कर ही सकते हैं ना, तो ये 14 आ जाएगा, और 14 कितना होगा? 28 हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, ठीक, तो कितना आ जा रहा है यहाँ पे? 28 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 56। ठीक है, तो और रीमा एक व्यवसाय में 3:8 के अनुपात में क्या कर रही है? निवेश कर रही हैं, तो कुल लाभ इतना है, मतलब 3927 है। तो सुनैना और रीमा के प्राप्त लाभों में अंतर, तो यहाँ पे देखिए जिस अनुपात में वो निवेश करेंगे उसी अनुपात में उनको लाभ होगा ना। तो अब यहाँ पे टोटल लाभ कितना हो जाएगा? 8 3 क्या हो जाएगा? 11 यूनिट। 11 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 11 यूनिट बराबर टोटल लाभ 3927। ठीक है, एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? एक यूनिट बराबर 3927/11। अब यहाँ पे क्या पूछा है? अंतर पूछा है, तो जिस तरह से ये निवेश करेंगी उसी तरह से लाभ में भी अंतर आएगा, तो 8 - 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 यूनिट बराबर क्या? 5 यूनिट ही क्या हो जाएगा? दोनों के अंतर, दोनों के लाभों का अंतर। ठीक है, तो 11 3 जा और यहाँ पे 5 जा और उसके बाद 7 जा। ठीक है, 3 5 7 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 7 5 जा 35, 5 5 जा 25 और 26 27 28, 3 5 जा 15 16 17, मतलब इतना रुपए दोनों के लाभों में अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 है और चक्रवृद्धि ब्याज 66 है, तो मूलधन ज्ञात करना है। सबसे पहले मूलधन ज्ञात करने से पहले हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया है? 66 दिया गया है, मतलब पहले साल का जो ब्याज रहा होगा वो 30 रहा होगा। ठीक है, दूसरे साल का भी जो ब्याज रहा होगा 30 + 6 रहा होगा, तो इस ब्याज पे ये ब्याज लगा होगा ना, इस ब्याज पे ब्याज लगा होगा, तो इस 30 पर जो रेट परसेंट लगा रहा होगा वही पूरे क्वेश्चन में रेट परसेंट होगा। ठीक है, बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अब इस तरह से काटेंगे, 3 2 जा हो जाएगा, तो रेट यहाँ पे कितना आ रहा है? 20% आ रहा है। 20% का मतलब यहाँ पे 1/5 आ रहा है। ठीक, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे जो ब्याज है वो टोटल 2 साल का दिया गया है ना, 2 साल का दिया गया है 60। ठीक, तो 2 साल का ब्याज दिया गया है, तो अब हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100 होता है कि नहीं होता है ना। अब यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट अगर हम 60 लेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइम आपको 2 लिखना है। ठीक है, 2 लिखना है, तो P मल्टीप्लाई R की जगह लिखेंगे 1/5 और यहाँ पे 2। ठीक है, 2 से ये 3 हो जाएगा
और प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में देखिए यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 6 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो साधारण ब्याज से 6 तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अब ये 6 लिख लीजिएगा, और साधारण ब्याज को अगर 2 साल में डिवाइड करेंगे 30 आएगा, तो बटे 30, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/5%, ये रेट आ जाएगा। तो यही रेट उठा करके आप कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। क्या है ये, 0.013 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार है, ठीक है, प्लस 0.32 दोनों के ऊपर बार है। अब कैसे इसको सॉल्व करना होगा, सबसे पहले ये 13 लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम 13 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी संख्या लिखी हुई है, 0 लिखी है ना, तो हम माइनस में 0 लिखेंगे, जो संख्या लिखी होती है वही लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, इसलिए हम 2 बार 9 लिख देंगे। और पॉइंट के बाद कितनी संख्या ऐसी है जिस पे बार नहीं है, सिर्फ एक संख्या ऐसी है जिस पे बार नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 एक बार लिखेंगे, प्लस। ठीक, प्लस क्या करेंगे, अब यहाँ पे 32 है, एज इट इज 32 लिख देंगे, और उसके बाद 2 संख्या के ऊपर बार है, इसलिए हम यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर बार लगा देंगे। अब इसके आगे हम इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक, चलिए अब ये क्या हो गया, 13 अपॉन क्या हो जाएगा, 99, और यहाँ प्लस, और उसके बाद अगर हम यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बेस क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा, 990 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस सेम हो गया, अब क्या हो जाएगा, 320 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 3 आया और ये 3 आया और फिर अगेन ये 3 आया। ठीक है, अपॉन 990। ठीक, अब इसको हम काटेंगे, तो 3 1 जा 1 जा 1 जा हो जाएगा, 3 3 जा 3 3 जा 0, तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 अपॉन 3 3 0 आंसर आ जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन, ये नहीं है कि हम रिपीट करके रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सेट में आया है बार बार, इसलिए यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सेकेंड शिफ्ट का ही पेपर है, 2 दिसंबर का, RPF SI का है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्वेश्चन मिला लीजिएगा, यही मिलेगा आपको। नेहा और काजल एक व्यवसाय में 4:9 के अनुपात में क्या करती हैं, निवेश करती हैं। यदि कुल लाभ 5590 है, तो नेहा और काजल के प्राप्त लाभों का अंतर कितना होगा। मैंने बहुत बार इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जिस अनुपात में निवेश करती हैं उसी अनुपात में उनका क्या होता है, लाभ का परसेंटेज होता है। तो देखिए 4:9 के अनुपात में क्या किया है, उन्होंने निवेश किया है, तो टोटल निवेश कितना किया है, देखिए यहाँ पे 13 यूनिट बन रहा है, 13 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, इतना लाभ हो जाएगा। ठीक है, इतना लाभ हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5,5,9,0/13, 13 4 जा और उसके बाद यहाँ पे 3 जा, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर इतना आ गया। अब यहाँ पे अंतर पूछा है, तो अंतर इसी का अंतर कर देंगे, अंतर कितना आएगा, 5, मतलब कि हमें क्या करना है, 5 यूनिट का वैल्यू पता करना है, तो 430 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 हमें दिख रहा है, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। कि इसका मान पता करना है, 4/6 प्लस 1/6 प्लस 4/12 प्लस 3/6 प्लस -1 का मान पता करना है। देखिए अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन में बटे में सब में 12 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 बना लेंगे सबके बटे को। तो सबके बटे को 12 बनाने के लिए पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ पे आपको क्या करना है, होल में 12 कर देना है। ठीक है, अब 4 2 जा क्या होगा, 8 होगा, 8 प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस फिर 4, फिर यहाँ पे प्लस, फिर 3 2 जा 6 है और -12 आ गया। ठीक है, 8 2 10 4 14 14 6 कितना हो गया, 20 हो गया। अब 20 में से 12 गए, 8 हो जाएगा, तो 8/12 हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा ना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कि 2 की पावर 0.83 है, ये बराबर है x के।
ठीक है, 2 की पावर 0.09 है जो कि बराबर है y के, और x की पावर z बराबर y की पावर 5 दिया गया है। तो z का मान पता करना है कि क्या होगा। अब देखिए यही इक्वेशन को हम पकड़ लेंगे, क्या लिखा है ये इक्वेशन में, ये लिखा है y की पावर 5, तो x की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं 2 की पावर 0.83 है ना, तो 83, और z क्या, यहाँ z आप बगल में लिख लीजिए, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या दी गई है, 2 की पावर 0.09, अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है ना, तो 5 आप ऐसे कर लीजिए। देखिए जब भी बेस इक्वल होगा ना, पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो 0.83 और z है, देखिए 0.83 और z है, ये z है, ऐसे z मैं क्रॉस कर दे रही हूँ, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.09 मल्टीप्लाई 5 के हो जाएगा। अब क्या करेंगे, z बराबर क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 5, अब देखिए दोनों तरफ 2 डिजिट बाद पॉइंट है, इसलिए पॉइंट हट जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 83 आ जाएगा, 9 5 से कितना हो जाएगा, 45, और ये 83 आ गया। अब चलिए इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अभी देखिए 8 है और 4 है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्योंकि 8 5 40 होता है ना, तो 83 और हम क्या कहते हैं 5 करे 5 बार जाएगा ना, तो पॉइंट लगा करके 5 बार जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पॉइंट के बाद ये 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, पूरा आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बहुत आसान है, बस देखने में डर लग रहा है। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 19% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत पता करना है। देखिए एक होगा मूल विक्रय मूल्य ना, और एक होगा जो अभी नया सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, नया सेलिंग प्राइस, पुराना सेलिंग प्राइस, मूल विक्रय मूल्य। तो मूल विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचा, तो अगर मूल विक्रय मूल्य 8 रहा होगा तो इसने कितने पे बेचा, 3 पर बेचा, ठीक है, 3 यूनिट पे बेचा। अब क्या कह रहा है, इससे क्या हो रहा है, 19% की हानि हो रही है। मान लेते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100% है, ठीक है, 100 क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो हमारी हानि क्या हो रही है, हानि 19% हो रही है। इसका मतलब कि जो सेलिंग प्राइस आ गया, वो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 81 रुपीज़ आ जाएगा, 81% आ जाएगा, ठीक है। तो ये 81% जो है ये नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना, तो 3 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 3 यूनिट बराबर आ जाएगा 81%। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा यहाँ पे 81/3 कितना हो जाएगा, 27% आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई है, तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के, तो मूल विक्रय मूल्य इसका मतलब हमें मूल विक्रय मूल्य का भी पता करना पड़ेगा। तो 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 27 मल्टीप्लाई 8 कितना आ जाएगा, 7 8 जा 56, 2 8 जा 16 और 5 21, तो कितना हो जाएगा, 216% आ जाएगा 8 यूनिट का वैल्यू। ये हो जाएगा मूल विक्रय मूल्य ना, मूल विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा। मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता है ना, मूल विक्रय मूल्य तो इतना हुआ, लेकिन अब इसके 60% पर बेचता है, तो अब इसका भी 60% पर बेचेगा, तो जो नया हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 216 के 60% कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 1 9, तो 6 जा 12, तो कितना हो जाएगा 129.6 क्या आ जाएगा, नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और हमारा कॉस्ट प्राइस इतना है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत यही हो जाएगा भाई, जब ये सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस 100, तो कितना हो जाएगा 29.6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन समझ में आएंगे। फ्रेंड्स जिनका NTPC RPF कांस्टेबल
कांस्टेबल का पेपर है, तो जिनका रेलवे का कोई पेपर है उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा क्लास को, और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स बताती हूँ। बताने को तो बहुत लेंदी भी है, लेकिन मैं बेसिक से लेकर के छोटे छोटे ट्रिक्स जिसमें आपके समय बचे, औरों से पहले आप क्वेश्चन कर लें ताकि आपका समय बचते हुए आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।